हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक इनफर्टिलिटी पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार और सुन लो दूसरे नजरिए से। तो इनफर्टिलिटी का मतलब सिंपल क्या होता है कि कोई भी कपल रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता नेचुरली। ठीक है, तो अगर कोई कपल नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो लेकिन उसको बच्चा चाहिए, तो कहाँ पे जाएगा? क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा? आर्ट। क्या लिखा हुआ है? ART, आर्ट। A for assisted, R for reproductive और T for technology। असिस्टेड का मतलब होता है सहायता या फिर हेल्प, यानी ये वो टेक्नोलॉजी है जो आपको प्रेगनेंसी होल्ड करने में या फिर प्रेग्नेंट होने में मदद करेगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब मशीन की मदद से बच्चा करना, सिंपल। अब इसमें अलग अलग चीज होता है, पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं IVF। ये बहुत फेमस होता है IVF। आई का मतलब होता है इन, भी का मतलब होता है विवो, और एफ का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन तो हुआ, कहाँ हुआ? विवो में। तो विवो का जो फोन था उसके ऊपर फर्टिलाइजेशन, ऐसा नहीं होता। विवो का मतलब ये होता है ना, विवो का मतलब जब भी विवो टर्म है, सुनो, विट्रो और विवो में अंतर समझना। ये कहाँ पे देखो, फॉलोड बाय एम्ब्रायो ट्रांसफर हियर गैमेट फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड टेस्टिक्यूल। ओ सॉरी, ये विट्रो होना चाहिए, वही तो ये विट्रो होगा, इसको विट्रो होगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जब भी टर्म विवो का मतलब होता है कोई भी लिविंग थिंग से रिलेटेड, और विट्रो का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। तो जब भी तुम्हारे पास विवो टर्म आएगा ना, इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है। टेस्ट ट्यूब तो समझते हैं, तो वही लिखा हुआ है इन विवो फर्टिलाइजेशन में कहाँ पे होता है? टेस्ट ट्यूब या फिर लैबोरेटरी में। उसके बाद एक बार अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद उस जायगोट को कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है? फीमेल की बॉडी में। बात समझ में आया? अब देखो, बताए थे तुम लोग को सर्जिकल मेथड था जो वासेक्टोमी था, ट्यूबेक्टोमी था। तो उसके केस में भी केवल ट्यूब कटा हुआ है, लेकिन अगर हम लोग गैमेट को सही से डाल दें और हार्मोन को अच्छा से मेडिसिन से मेंटेन करें तो उसमें भी प्रेगनेंसी कराया जा सकता है। बात समझ में आया? तो उसमें कौन सा मेथड, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रायो ट्रांसफर हियर गैमेट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड टेस्ट ट्यूब इन लैबोरेटरी। मतलब हम लोग खुद मशीन से कराते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। आगे चलते हैं। अब देखो एम्ब्रायो ट्रांसफर का तरीका क्या होता है? अगर जायगोट 8 ब्लास्टोमेयर तक पहुंच गया, ठीक है, यानी बड़ा हो चुका है थोड़ा, या फिर 8 ब्लास्टोमेयर है, तो इसको सीधा डाल दो फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ से स्टार्ट होता है? एम्पुला में होता है फर्टिलाइजेशन, और एम्पुला के बाद यूट्रस की तरफ आता है फर्टिलाइजेशन, यही ना होता है। तो अगर 8 ब्लास्टोमेयर तक तो फैलोपियन ट्यूब में डाल सकते हैं, यानी अगर एम्ब्रायो को अगर 8 ब्लास्टोमेयर है तो कहाँ डाल दो? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन 8 से अगर ज्यादा हो गया तो थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब फैलोपियन ट्यूब में डालना ठीक बात नहीं है, तो कहाँ डाल दोगे? यूट्रस में। ठीक है, तो जब फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं ना, तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिफ्ट। जिफ्ट से देखो अपने आप समझ में आएगा। Z for zygote, I for intra, F for fallopian, T for transfer। यानी जायगोट का फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी जायगोट को कहाँ पे ट्रांसफर करती है? यूट्रस। अब देखो ये हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। अब मान लो हम लोग किसी लिविंग का इस्तेमाल करेंगे, इन विवो। इसमें क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज डन इनसाइड फीमेल बॉडी and the embryo is transferred to mother who cannot conceive baby naturally। कई बार क्या होता है ना, कई ऐसी मम्मी होती है, मतलब मदर होती है, लेडीज होती है सिंपल, जो ओवम सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाती, या फिर ओवम प्रोड्यूस कर ली, इवन प्रेगनेंसी हो गया, लेकिन एंडोमेट्रियम उसका यूट्रस इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता है कि बच्चा बार बार गिर जाता है। ठीक है, तो बच्चा गिरने वाला आई थिंक दूसरा तरीका से नहीं, इसमें यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन वाला नहीं होगा। मतलब इसमें इस केस में होता है ना कि कई बार जो मदर होती है वो अच्छे से ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ठीक, अब ओवम को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई हेल्दी वीमेन जो होती है उसका ओवम को इस्तेमाल करते हैं, उसके शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, उसके बाद उसी को उठा करके कहाँ डाल देंगे? उस वुमेन के अंदर जिसको बच्चा चाहिए। बात समझ में? हाँ, ऐसा पॉसिबल है, जादू नहीं। तो वही लिखा हुआ है, कहाँ होगा? किसी फीमेल बॉडी के अंदर होगा और ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसके पास? जो बच्चे को कंसीव नहीं कर पाए। कंसीव का मतलब समझते हो? जो बच्चा पैदा नहीं कर पाए, ऐसा समझ। तो इस तरीकों को कहा जाता है गिफ्ट। तो गिफ्ट का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति जो दूसरे को देता है। ठीक है, तो गिफ्ट में कैसा होगा? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इस टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर।
ठीक है। इसका 2-3 पार्ट होता है, उसमें से तुम लोगों को केवल जिफ्ट पढ़ना है। तो जिफ्ट में क्या होता है, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी एक जो हेल्दी वीमेन थी, जो डोनर है, जो ओवम को डोनेट की, तो उसके ओवरी से ओवम को निकाल लिया गया। निकालने का तरीका होता है, वो एक्सपर्ट लोग ही करते हैं। फिर उस ओवम को लिया गया और कहाँ पे डाल दिया गया, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यानी जो मदर है जिसको बच्चा करना है उसके फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाता है। समझ में क्लियर हुआ? ओवम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डोनर टू फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस इट नेचुरली। बस इतना, पॉज करके नोट कीजिए। तो आगे चलते हैं, तो अगला मेथड देखते हैं। इसको बोला जाता है ICSI, I फॉर इंट्रा, C फॉर साइटोप्लाज्मिक, S फॉर स्पर्म और I फॉर इंजेक्शन। ठीक है, जैसे कि ओवम है, यहाँ पे L और यहाँ पे एक सिरिंज लेते हैं, यहाँ पे रहता है स्पर्म। क्या करते हैं ना, ओवम को पकड़ लिया जाता है, हाथ से तो पकड़ा गया, नैनोमीटर में उसको मशीन होता है, उससे फिर स्पर्म को उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया। वही लिखा हुआ है इंट्रासाइटोप्लाज्म, यानी कि ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्शन से इंजर्ट करने को क्या बोलते हैं, ICSI। समझ में आया? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ठीक है, इन लैबोरेटरी विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्पर्म इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू ओवम, अब अंदर जाएगा फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ अगला जो आता है वो है AI फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लिख दिया क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? नहीं, AI का यहाँ पे मतलब होता है आर्टिफिशियल, तो सेम है इंसेमिनेशन। देखो कई बार होता है ना, तो जो मेल होता पार्टनर होता है वो इंसेमिनेट ही नहीं कर पाता है, इसका बहुत कारण होता है। हो सकता है उसका पेनिस इरेक्ट ही ना होता हो, स्ट्रेट ही ना होता हो, या फिर अगर वो इंसेमिनेट कर भी पा रहा है तो खैनी गुटखा खा खा के अपना स्पर्म खत्म कर दिया, बढ़िया से उसका स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, टूटा फूटा स्पर्म बन रहा है। समझ रहे हो? हाँ, तो वही लिखा हुआ है स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड, जो पति है, या फिर डोनर, या फिर जो देना चाहता है। देना इन द सेंस वहाँ पे वाइल में रहता है, सब बोला नहीं जाता है कि इसका बच्चा है। ठीक है, वहाँ पे वाइल में रहता है। स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड या डोनर इज ट्रांसफर्ड टू फीमेल वेजाइना या यूट्रस। तो या तो वेजाइना में डाल दो या फिर डायरेक्ट यूट्रस में डाल दो। ठीक है, यूट्रस में या वेजाइना। इफ यूट्रस देन इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। देखो कहाँ डाल सकते हैं, या तो वेजाइना में डाल देंगे या तो यूट्रस में। लेकिन अगर यूट्रस में डालेंगे तो स्पेशल नाम क्या हो जाता है, IUI, यानी इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। समझ में आ गया? दाल दोनों जगह सकते हैं, बस इसके लिए खुद बोल। अब AI किसके लिए, कौन मेल के लिए? पहला, जो इंसेमिनेट स्पर्म, अनेबल टू इंसेमिनेट स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव, जो मतलब मान लो उसका इरेक्शन का प्रॉब्लम है, गुप्त रोग है उसको। समझ में आया? गुप्त रोग है तो हो सकता है उसका पेनिस इरेक्ट ही नहीं होता होगा, स्ट्रेट ही नहीं होता होगा, तो वो इंसेमिनेट करेगा कहाँ, जाते जाते बाहर में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, अगला हैज लो स्पर्म काउंट देन नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू बताए थे 60-40 वाले बताए थे ना, इसमें विग्रस होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से मान लो वो बहुत ज्यादा तंबाकू खाता है, ऐसे वैसे करके अपना स्पर्म को पूरा डैमेज करके रखा है, तो स्पर्म काउंट नहीं होगा, तो उसके लिए। अब सुनो, ये जो AI का केस है ना, ये तो तुम्हारे NCERT में, लेकिन ये भी दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट वे से ये बहुत कम ही देखा जाता है। कभी क्या होता है ना, also possible that female had unreceptive cervical mucus। मेल मस्त है, मेल के पास स्पर्म काउंट भी ठीक है, इवन वो अच्छे से इंसेमिनेट भी कर पाता है, लेकिन फीमेल का जो यूट्रस का थिकनेस होता है ना, जो डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो अंदर जा ही नहीं पाता है स्पर्म, बाहर में रुक जाता है। तो उसके लिए फिर से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जबरदस्ती डाल के कर सकते हैं। समझ में? अब देखो यहाँ लिखा हुआ अगर बच्चा ना हो तो क्या करें? फूफा जी का बच्चा उठा लो, सही बात है, किसी और का बच्चा उठा लो। तो वही लिखा हुआ है डैश इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कपल लुकिंग फॉर पेरेंटहुड। तो वो मेथड कौन सा है? अडॉप्शन। क्या लिखा रहता है इस पर? अडॉप्टेशन होता है। यानी बच्चे को क्या ले लो, गोद ले लो। तो ये सबसे अच्छा मेथड है। क्यों इतना झंझट लेना, जहाँ पे ज्यादा जनसंख्या वहां से उठा लो,
जान पहचान में। तो एडॉप्शन जो पेरेंटहुड के लिए कोशिश करता है। अब देखो 8 जो समझाया उसका एक बार समरी देख लो, क्योंकि इसमें ना चाहे अच्छा भी समझ आ जाता है, तभी मन लगता है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन वैसा नहीं करता। तो 8 दो तरीका का होता है, इन विट्रो इन विवो। विट्रो मतलब बताए कहाँ, आउटसाइड। विट्रो मतलब मशीन और आउटसाइड। विट्रो से क्या याद रखना, मशीन। तो मशीन घुसा थोड़ी लोगे, बाहर ही रखो, तो मशीन आउटसाइड। और इसमें क्या होता है, अब देखो मशीन में तुमको करना है फर्टिलाइजेशन, तो तुमको ओवम को कहीं से लाना पड़ेगा। सुनो ध्यान से, इंपॉर्टेंट ये सवाल आया हुआ है नीट में, आया हुआ है सोशल में। तो मशीन से करना है तो तुमको ओवम लाना पड़ेगा, यानी स्पर्म लाना पड़ेगा, यानी दोनों का कलेक्शन करना पड़ेगा, ओवम और स्पर्म कलेक्शन। तो इन विट्रो में 100% क्या होता है, कलेक्शन ऑफ स्पर्म है वो, तभी ना फर्टिलाइजेशन करेगा। इसका 3 एग्जांपल कौन कौन, जिफ्ट, IUI और ICSI। तो इसका 3 एग्जांपल कौन कौन है इन विट्रो का, जाइगोट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फिर देखो इन विवो का मतलब बॉडी के अंदर, तो इसका 2 एग्जांपल याद रखना, गिफ्ट यानी गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और AI तो ये बता दी इंट्रा यूटेराइन। अब बोलोगे देखो यहाँ पे भी IUI और यहाँ पे भी IUI, ये कंफ्यूजन नहीं हुआ ये नहीं हुआ? आई थिंक यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होना चाहिए, हाँ तो IUT कर दो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, सॉरी। तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से याद रखो। बधाई हो आप लोगों को, ये चैप्टर कंप्लीट होता है रिप्रोडक्टिव। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, तब तो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब सवाल की ओर। तो सबसे पहला सवाल पूछा गया, देखो व्हाई वी स्टडी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़े, तो तुम लोग के पीछे आंसर तो होगा कि ताकि सवाल बन जाए, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा बुद्धि भी समझ लो क्यों पढ़े। टू सॉल्व मतलब समझ रहे हो, प्रॉब्लम लाइक अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, बिना मतलब का 4-6 बच्चा नहीं कर लेना, ठीक है, पाले जा रहे हो भय बकरी के। ओवर पॉपुलेशन, भर के रखने से कुछ नहीं होगा, इसलिए पॉपुलेशन का कंट्रोल बहुत जरूरी है। फीमेल फिटिसाइड, ठीक है, गर्ल्स चाइल्ड को मारना नहीं चाहिए, ऐसा कोई और समझो। फीमेल फिटिसाइड होने का केवल फीमेल नहीं होती है, उसमें समझाया गया, MBI में भी बताया गया, जेनेटिक्स में भी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी, और यहाँ पर भी, ठीक। हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कैसे बचाया जा सके, ठीक है, ये इसी में पढ़ा जाता है। उसके बाद STD से कैसे प्रिवेंट किया जाए बताया गया, ठीक है। और ह्यूमन हेल्थ में कल ही जो डाले थे लेक्चर, उसमें तो पूरा बताया गया। अनअवेयरनेस अबाउट इन्फेंट केयर, अब बच्चा को ऐसा थोड़ी होता है, सुनो एक बच्चा से रिलेटेड होता है। मेरे घर तरफ एक आंटी है, हाँ इतना डायमीटर होगा, ठीक है, तो वो जो आंटी है ना, कभी कोई बच्चा का क्या होता है, सब गर्दन दर्द, सिरोसा क्या हो जाता है, उसको ऐसे बच्चा को घुमा देती गर्दन पकड़। हम बोले वाह इन्फेंट केयर यही हो रहा है, कहीं मछड़ा गया तो तेल लगा के ऐसे बोले भाई एक तो आप हाथ रख दो तो बच्चा प्राण जा रहा है, ऊपर से आप उसको क्या कर रहे हैं। तो ये सब चीज से बच्चे, ये नहीं कि बच्चा को हुआ तो घर में आंटी खुआ के दिखाती है, खुआ डिस्क्लेमर था। इंक्रीज सेक्स अब्यूज, ठीक है, तो सेक्स क्राइम से बचने के लिए इसके लिए ये सब पढ़ा जाता है। तो इसमें से कोई सा भी 5 पॉइंट याद हो जाएगा। फैमिली प्लानिंग कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो 2 बच्चे के बीच में प्रॉपर एज गैप, यानी कि एक साल में अगला साल प्रेग्नेंट होते जा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, सीढ़ी नहीं बनाना है। मेरे रिलेटिव में ऐसा है तो समझ नहीं आता, एक साथ दौड़ता है, किसको गोदी ले, बोलते जहां जो आप आओगे आ जाओ, हाँ जहां जो लटक गया, ठीक है, ऐसा। तो प्रॉपर गैप रखना, कम से कम 2.5-3 साल का गैप रखना। 3 साल तो 5, एक बच्चा को पहले डेवलप होने दो, उसको अपने से काम करने दो। ये नहीं कि वो भी बच्चा दूध पीने मांग रहा है तो वो भी मिल्क फीडिंग कर रहा है, ऐसा नहीं करना। कंट्रोल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली अकॉर्डिंग विद फैमिली इनकम, ठीक है, 10,000 रुपए कमाते हो, 3 बच्चा करके रखो, पाल पाओगे नहीं पाल पाओगे, दिक्कत होता है। नो डिफरेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ठीक है, मेल चाइल्ड को डायनासोर नहीं समझ,
इसमें ऑब्वियसली बात है मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन नहीं करना चाहिए, तो ये तो अपना पर्सनल होता है। अच्छा ऐसा नहीं प्रॉपर एज में जाके साइड मतलब पेरेंट्स शुड बी प्लान, ये नहीं कि अब ये जाके शादी कर ली, ठीक है, मतलब 18 है तो 18 घुसे और सीधा जब शादी करके बच्चा कर लिया 19 में, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एज गैप होना चाहिए, सॉरी प्रॉपर 25 से 30 साल में शादी करो, पेरेंटिंग वहां से स्टार्ट करो, या फिर शादी पहले हो गया ना तो बच्चा करने में थोड़ा टाइम लो, ठीक है। 30 के बाद बच्चा नहीं करना चाहिए, मतलब फीमेल को की दिक्कत होता है, मतलब 30 तक एक बच्चा तो कर ही लो। मेंशन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आईयूडीज, तो इंट्रा यूटेराइन जो डिवाइसेस होता है ना बहुत सारा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, उसका क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज मतलब सबसे पहली बात है पैसा कम लगता है, ठीक है, कर्जा मांग के नहीं करना पड़ता, खुद से कर सकते हैं, कम ही पैसा लगता है। आइडियल जनरली प्रेफर टू डिले प्रेगनेंसी, इसको आइडियल कब माना जाता है, दिखाए थे यार तो वहां पे पॉइंट लिखा होता है, ये एक आइडियल तरीका होता है और मतलब जनरली प्रेफर किया जाता है, मतलब एक बार डाल दो तो काफी समय से लीटर मतलब प्रॉपर्टी सब डाल दी तो काफी अच्छा तरह काम करता है और काफी लंबे समय तक काम चलता है, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है, हो सकता है वोमिटिंग नोजिया कुछ समय के बाद आए फिर अडॉप्ट हो जाता है। डिसएडवांटेज सुनो, ये एसटीडी से नहीं बचाता है, ठीक है, स्टडीज से ये नहीं बताया, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज तो होगा ही, ठीक है। दूसरा बात है इफ अ लेडी गॉट प्रेग्नेंट विथ आईयूडी देन इट विल बी रिस्की फॉर बोथ मदर एज वेल एज फीटस। मान लो आईयूडी लगाया हुआ है और किसी कारण से ये डिवाइस फेल कर गया और फीमेल हो गई प्रेग्नेंट, ठीक, तो अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो गई ना तो वो दोनों के लिए अच्छा नहीं, कौन उसमें पल रहे बच्चे के लिए भी और खुद मम्मी के लिए भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकता है, फिर उसको आईडीज को निकालो, फिर हार्मोन बैलेंस करो, तो वो एक्सपर्टीज ही करता है और इंडिया के पास हर गार्जियन के पास इतना पैसा नहीं होता मेंटेन कर पाए, इसलिए ये सब रिस्क है। तो इसको पॉज करके नोट कीजिए। तो आगे चलते हैं, आगे जो अगला सवाल है वो पूछ रहा है तुमसे कि अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर कोई ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहा है यानी मेडिसिन ले रहा है यानी पिल्स ले रहा है तो उसका एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज क्या होगा और उसका एक एग्जांपल पूछा है। तो ध्यान से देखो, एडवांटेज ये है कि पिल्स बहुत इफेक्टिव होता है, अच्छे से काम करता है, ठीक, और इसका साइड इफेक्ट भी काफी कम होता है, ठीक है। उसके बाद ओवरी में कई बार होता है ना सिस्ट बन जाता है, लेकिन पिल्स लेने से ओवेरियन सिस्ट बनने का चांसेस घट जाता है, ठीक। अगला बात, फीमेल फील कंफर्टेबल विद इजी टू यूज, मतलब फीमेल को क्या होता है केवल दवाई ही लेना रहता है, आईयूडीज में हो सकता है कुछ कुछ दिक्कत हो, लेकिन पिल्स में क्या होता है दवाई खाने में तो फीमेल्स लोग एक्टिव होती है तो दवाई में लोग खा लेती है। सम अमंग आल्सो रिड्यूस मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, अब ऐसा कुछ डाला जाता है ना कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प को भी कम किया जाए, क्रैम्प होता है ना दर्द होता है जो एब्डोमेन में, तो उसको कम करने के लिए भी कुछ उसमें कॉम्बिनेशन मिला दिया था केमिकल्स, तो ये सब क्या है एडवांटेज है। और एक नाम बताओ पिल्स का, सहेली नाम पता है, सहेली के बारे में बताए थे, इसके बारे में क्या क्या जानते हो हम लोग? पास सहेली नहीं है, सहेली का मतलब ये होता है कि वंस इन अ वीक पिल, नॉन स्टेरॉइडल, डेवलप बाय सीडीआरआई लखनऊ, ये सब लिख दो। किसके अंदर आएगा? ओरल पिल्स। अगला सवाल है कि पिल्स जो होता है या फिर इम्प्लांट्स होता है या फिर इंजेक्शन है, ये काम कैसे करता है, ठीक है, ये सब क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड, तो ये सब वर्क कैसे करेगा, देखो इधर ध्यान से, दे विल थिक सर्वाइकल म्यूकस एंड मेक इट स्टिकी टू। तो देखो अगर मान लो पेनिस में स्पर्म का इंसेमिनेशन हुआ, अब स्पर्म दौड़ के जा रहा है, ठीक है, लेकिन पिल्स के कारण, इम्प्लांट्स के कारण और इसके कारण क्या हो गया, सर्विक्स का जो म्यूकस है ना वो गाढ़ा सा हो गया, जब चिपचिपा सा, तो क्या स्पर्म को आगे जाने देगा? तो अगर स्पर्म नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो यही काम है लोग का। और क्या काम करता है, जो एंडोमेट्रियल का लाइनिंग है, अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो जो जाइगोट वो कहाँ के इम्प्लांट होगा, अभी बताए थे ब्लास्टोमेर बनने के बाद इम्प्लांटेशन होता है ना, तो यूट्रस में आके इम्प्लांट होगा, और यूट्रस में भी कहाँ होगा, एंडोमेट्रियल वॉल पे। तो ये लोग क्या कर देता है ना, उस वॉल को बनने तो देता है लेकिन बहुत धीरे धीरे, अगला दूसरा दिन में इम्प्लांट है और वो पूरा अगर बनेगा तो 15 दिन बाद बनेगा, यानी स्पीड को घटा देता है, जिस स्पीड से एंडोमेट्रियम को बनना चाहिए उस स्पीड को कम कर देता है, यानी वॉल पतला कर देता है, ठीक है। कैन प्रिवेंट ओवुलेशन, कई सारा ऐसा होता है ना इंजेक्शन इम्प्लांट्स या पिल्स जो ओवुलेशन को ही एकदम से रोक देगा, समझ में आया, ओवुलेशन को ही रोक देता है। अगला जो पूछ रहा है, मेंशन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ओरल पिल्स, तो ओरल पिल्स जो हम लोग यूज करते हैं उसका एडवांटेज क्या है, वेट गेन,
अच्छा सॉरी, डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो होता है ना, डिसएडवांटेज। तो सबसे पहली बात, कहीं में क्या होता है, तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, और गर्ल्स को तो वजन बढ़ना पसंद नहीं है, जीरो फिगर, माइनस में नहीं चल जाना। एब्डोमिनल पे अगर देखो सूट कर गया तो ठीक है, और अगर सूट नहीं किया तो तुमको एब्डोमिन में पेन होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। नॉजिया यानी हो सकता है उस लेडीज को वोमिटिंग जैसा फील हो, कि सिर दर्द कर रहा है। हेडेक, मूड स्विंग का मतलब समझ गया, एक बार में ढेर सारा इमोशनल थॉट का अंदर आना, कभी किसी पे गुस्सा, कभी किसी पे प्यार, कभी को चिड़चिड़ापन, ऐसा टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है व्हाई इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज्ड एमटीपी, हाउ इट मिसयूजेस। 1971 में हुआ था, लिखाए थे क्या कि इंडियन गवर्नमेंट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज कर दिया, ठीक है। तो व्हाई क्यों किया, सबसे पहली बात होता है रीजन फॉर लीगलाइजेशन। इन सम क्रिटिकल सिचुएशन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी कैन बी फैटल टू मदर, फीटस और बोथ। कई बार क्या होता है ना कि कई बार प्रेगनेंसी जो होता है वो मम्मी के लिए भी हानिकारक है, बच्चे के लिए, या फिर दोनों के लिए हानिकारक है। जैसे के लिए एक एग्जांपल दिया है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, बताए थे अगर फैलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गया तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा और फट जाएगा फैलोपियन ट्यूब, बच्चा तो होगा ही नहीं, होना तो यूट्रस में चाहिए ना, तो बच्चा तो ऐसे भी मरेगा, हो सकता है मम्मी भी मर जाए, मम्मी में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए। तो उस केस में क्या होता है, उसको चेक कर लिया जाता है अच्छे से, और फिर उससे मतलब लीगली क्या किया जाता है, उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है वो डेवलपिंग इम्पैक्ट को, ठीक है। अब देखो कई बार सेक्सुअल क्राइम होता है, रेप होता है, तो रेप के केस में भी फर्टिलाइजेशन हो ही जाता है, तो उस केस में भी जो वो बच्चा होता है ना, तो उस बच्चे का कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए उसको बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आया? तो इसको पॉज करके नोट कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं, मिसयूजेस के बारे में पढ़ते हैं। किसका मिसयूज? एमटीपी का। तो क्या मिसयूज है सीखते हैं। फीमेल फीटिसाइड विद एनी इनवैलिड रीजन, ठीक है। तो अपनी माँ तो ऑब्वियसली बच्चे को नहीं मारना चाहती, तो उसकी सास को सपना आया, तो जाके डॉक्टर को बोली देखिए ना हमको सपना आया कि इस बच्चे को नहीं होना चाहिए, बाद में पता चला वो फीमेल थी। तो फीमेल फीटिसाइड को ऑब्वियसली ये मिसयूज ही है ना एमटीपी का, फीमेल फीटिसाइड। हाँ एक बार ऐसे हम जानते सामने दुर्गा माता हमको सपना आया कि बच्चा को नहीं रखना चाहिए, वाह बेटे वाह चाची मौज कर दी, पता चला वो लड़की थी इसीलिए नहीं रखी। Sometimes it become risky and in case of illegal abortion. सुनो, एक तो तुम एमटीपी करा रहे, अब तुम अगर प्रॉपर वैलिड रीजन नहीं दिए तो एमटीपी नहीं करने देना, ठीक है, जहाँ पे अथॉरिटी होता है, और जो करता है वो स्पेशल होता है, ठीक है, पढ़ा लिखा रहता है। लेकिन तुम कहीं चल गए एकदम नॉर्मल जगह पे कहीं पे कराना चाहे, तो कई बार करते करते ऐसा हो जाता है ना, मान लो काट दिया, यूट्रस से काट दिया गलती से, यूट्रस रिमूवल अलग चीज होता है, यूट्रस काटना अलग चीज होता है, ठीक है। या कहीं काट दिया एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो गया तो हो सकता है वहीं पे डेथ हो जाए। इलीगल अबॉर्शन यही होता है, इलीगल मतलब कोई भी अपने घर में इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है और वहीं पे जाके लगा पड़ा, तो ऐसा नहीं कराना चाहिए। ये सब क्या मिसयूजेस है। उसके बाद एमटीपी बाय अनक्वालिफाइड पर्सनालिटी कैन बी फैटल। अब पुड़िया छाप डॉक्टर के पास चले जाओगे, बोलोगे एमटीपी का, तो ऑब्वियसली वो थोड़ी कर पाएगा। पुड़िया छाप समझते हो ना, कुछ भी नहीं जानता होगा, 16 छाप पुड़िया छाप। अनक्वालिफाइड पर्सन के पास चले जाओगे तो यही ना करेगा। एक और कलम का। अब देखो यहाँ पे अगला सवाल है कि एसटीडीज यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कैसे प्रिवेंट किया। इधर ध्यान दो, इधर देखो। बाय यूजिंग बैरियर, कॉन्डम मेथड सिखाए थे, बैरियर आता आगे। कंफर्मेशन ऑफ पार्टनर एचआईवी टेस्टेड बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स। केवल कुंडली नहीं मिला, वैसे तो अब नहीं होता है, लेकिन बाहर देश में ये भी होता है, कुंडली तो वहाँ नहीं मिलाया जाता, वहाँ ये देख लिया जाता है क्या वो सेक्सुअली मतलब एचआईवी पॉजिटिव या एचआईवी नेगेटिव। सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले पता कर लेना चाहिए, पता चला इससे इसमें चला। अब बताए थे ना 5 से 10 साल तक तो पता ही नहीं चलता, एसिम्प्टोमेटिक रहता है। कुंडली मिलाने की जगह ये भी अब होना चाहिए। बाहर के देश में होता है एचआईवी टेस्ट सारा करा देता है, यानी बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाने से पहले एक बार आप चेक करवा लें, दोनों को है तो भी ठीक है, नहीं है तो पता रह जाएगा ना, ठीक है। प्रॉपर क्लीनिंग बिफोर एंड आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स। कई बार क्या जनरली ऐसा ही होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, दोनों खत्म जैसे, और मेल मतलब जैसा हुआ उसी तरह, ठीक है, अब चल रहा है एक दो साल, क्लीनिंग किया ही, और क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है, वरना कोई सा भी एसटीडीज का बीमारी हो सकता है। बोले थे ना स्टार्टिंग ईचिंग से ही होता है, मान लो फंगल इन्फेक्शन हो गया और क्लीनिंग नहीं की। मेंस्ट्रुअल में भी क्या होता है, मेंस्ट्रुअल में अच्छा से क्लीनिंग करना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसी तरह उसमें भी ना सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद अच्छे से क्लीन करना चाहिए,
बेटरमेंट थी, ठीक है। वही बात है, मल्टीपल पार्टनर मत जाना, अवॉइड मल्टीपल पार्टनर। ये नहीं कि 3-4 जगह लगे पड़े, ठीक है, मेंटेन भी नहीं कर पाओ, पता नहीं अपना अपना वो। डू नॉट ट्रीट देम लाइटली एंड गो विद कंप्लीट डायग्नोसिस। ऐसा नहीं कि एसटीडी है तो बोरो प्लस लगा लो, इचिंग हो रहा है बोरो प्लस लगा लो, ये क्या तरीका, सब में काम आता है, ठीक है। 5 चीज से वो करता है वो। और अमिताभ बच्चन सर ये नहीं बोले कि एसटीडी से बचाएगा, तो बोरो प्लस लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुमको लग रहा है ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, दर्द हो रहा है, इचिंग हो रहा है, तो अच्छे से डॉक्टर के पास जाइए। झंडू बाबा सरसों का तेल कुछ काम नहीं, तो ड्रिंक करें डायग्नोसिस, वरना आगे जाके कितना प्रॉब्लम होता है पता है, स्टिल बर्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया, यही था सवाल। तो ये चैप्टर कंप्लीट थ्योरी, कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रिवाइज कीजिए, बढ़िया रहिए। क्या बोलते हैं लास्ट में, क्या बोलते हैं? हाँ नहीं वो नहीं, हाँ हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, जय हिंद जय भारत। ओके बाय।